गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप ठीक हैं? तो लेक्चर अभी अपलोड हो रहा है, जैसे अपलोड हो जाता है तो वी विल कंटिन्यू। लास्ट हमने क्या पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में, वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अनटिल अनलेस के जब तक बाकी आपके फेलोज ऑनलाइन नहीं हो जाते। ओके वेल। ओके, तो इन लास्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीवर। ओके अल्लाह जज़ाकल्लाह बेटा, आई एम आल्सो फाइन। तो लीवर डिस्कस किया था हमने। इसके अलावा हमने हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के बारे में डिस्कस किया था, सफिंटर ऑफ ओडाई के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। इसके अलावा लीवर के फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, राइट? तो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज़ हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर? किसी को पता है कि हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू वेरी मच। लीवर के फंक्शन आप बता सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं लीवर के? ओके। लीवर के फंक्शंस, एनीबॉडी? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, होप सो यू विल बी फाइन। ओके, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है, फैट मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा बाइल सेक्रीशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ओके। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके अलावा कोई नहीं है। एल्ब्यूमिन का कोई फंक्शन नहीं है, प्रोटीन वाला कोई फंक्शन नहीं है, बिलीरुबिन वाला कोई फंक्शन नहीं है। नहीं पढ़ते ना आप लोग? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना, लीवर के डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। ओके। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट बस ये बायोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में नहीं पता, डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में नहीं पता। अब मैंने बताया है तो आप लोगों ने बताया है ना, अदरवाइज इम्पॉर्टेंट एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में हमने 1000 टाइम्स डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे ब्लड। और ब्लड का टेस्ट अपडेटेड है, आपको शो अब हो रहा होगा इंशाल्लाह। और आप सैटरडे वाले दिन 3:15 PM पे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके।
Okay, well, breakdown of erythrocytes and defense against microbe. Well, right. डिफेंस अगर हम बात करें डिफेंस की, तो लीवर हैज़ फिक्स्ड माइक्रोफेजेस नोन एज कुफर सेल्स, तो डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा वही कुफर सेल जो होते हैं एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन भी कर रहे होते हैं, राइट। ओके, प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं बताया, और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि लीवर का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। हाँ बेटा, वेलकम। ओके, बाइल बाइल साल्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, गाल ब्लेडर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज हम गॉल ब्लेडर और जॉइंटिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने गॉल ब्लेडर, अच्छा आवाज़ कट रही है बेटा, आवाज़ क्यों कट रही है? ओके, मैं कह रहा था कि क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में किसी ने भी नहीं अभी तक बताया कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है लीवर। यू थिंक कि ये क्लॉटिंग में कैसे रोल प्ले करता है? आपको लगता है कि ये करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिलीज़ कर रहा होता है? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के बारे में डिस्कस किया था। हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर या सफिंटर ऑफ ओडाई, उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में ना बाइलरी ट्रैक के बारे में डिस्कस किया था कि जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये कैसे बनती है। एनीबॉडी हैव आइडिया कि ये कॉमन बाइल डक्ट जो है ये कैसे बन रही होती है? ओके, फिब्रिनोजिन की सिंथेसिस होती है। बेटा यहाँ पे अगर आवाज़ कट रही है, सिग्नल तो ठीक है, अपना एरिया चेक करें, नेटवर्क की स्पीड का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आवाज़ क्यों कट रही है। सिग्नल इशू हो सकते हैं बेटा, थोड़ी सी अपनी जगह चेंज करके देख लें, हो सकता है सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ कट रही हो, राइट। ओके, तो अगर हम आज डिस्कस करते हैं कि जो हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट होती है, ये कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये कैसे बनती है, राइट। बन रही होती है।
तक तो नहीं हुआ। बेटा आपको आवाज़ आ रही है? बेटा ये रिकनेक्ट होता जा रहा है बार बार ना, पता नहीं इसमें कोई एरर आ रहा है या नेटवर्क का कोई इशू है, तो इसलिए ये रिकनेक्ट हो रहा था। अब आवाज़ आ रही है? ओके गुड। तो हम गॉल ब्लैडर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब आवाज़ आएगी इंशाल्लाह आपको ना। ठीक है। हम कॉमन बाइल डक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हेपेटिक और हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, ये जॉइन करती हैं टू फॉर्म ए कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये जो हेपेटिक डक्ट होती है, ये जॉइन करती है विद सिस्टिक डक्ट।
और जो सिस्टिक डक्ट हो रही होती है ये गॉल ब्लैडर से आ रही होती है। ओके वेल, और सिस्टिक डक्ट और जो हेपेटिक डक्ट्स होती हैं ये मर्ज करने के बाद ये अगेन कॉमन बाइल डक्ट बना रही होती हैं। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है ये पेंक्रियाज के बिहाइंड पे पास आउट होती है और हेपेटोपेंक्रियाटिक इम्प्यूला के ऊपर ये ज्वाइन करती है। और ये हेपेटोपेंक्रियाटिक जो डक्ट होती है ये ड्यूडिनम के अंदर ओपन हो रही होती है एट द ड्यूडिनल पेपला। और जो ड्यूडिनल पेपला है, ओके बेटा अगेन बता देता हूँ, तो ये जो ड्यूडिनल पेपला है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए सफिंटर, और उस सफिंटर का नाम हमने कहा था कि सफिंटर ऑफ ओडाई है, यह हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट होती है अराउंड अबाउट 6 मीटर इसका डायमीटर होता है, विड्थ होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। हाँ बेटा, किन किन को आवाज़ नहीं आ रही, किन किन को इश्यू आ रहा है? ओके, मैं 1 मिनट आपके कोऑर्डिनेटर को कॉल करता हूँ, शायद पीछे से कोई मसला हो, तो 1 मिनट, लेट मी कंफर्म। हाँ हाँ हाँ, सही है। हम्म।
बच्चों लेट मी कंफर्म, आप लोगों को अब आवाज़ आ रही है? आप कंफर्म कीजिए कि आवाज़ आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? अच्छा, एक मिनट, मैं ना अपनी जगह चेंज करके देखता हूँ, माइट भी आपको आवाज़ आने लग जाए। ओके, आवाज़ अब आ रही है? सही आ रही है? ओके, वेल गुड।
बेटा अब आवाज आ रही है सही? अब बेटा ये कोई नेटवर्क का इशू आ रहा है। कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। बेटा अब आवाज आ रही है? ओके वेल। तो जो गाल ब्लेडर है, ओके गुड। तो गाल ब्लेडर का कोई डाइजेस्टिव रोल नहीं है, बाइल को सिक्रीट कर रहा होता है और इसके अलावा बाइल की कंसंट्रेशन करता है, और इसके पास 10 to 15 फोल्ड्स होते हैं जिससे ये वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। और एम्प्टी कब होएगा? जब खाना जो काइम है वो ड्यूडिनम के अंदर आएगा, सीसी के रिलीज होएगा, और सीसी के क्या करेगा? इसकी कंट्रैक्शन करवाएगा। कंट्रैक्शन होने के बाद जो सेक्रीशंस है वो ड्यूडिनल पेपला के ऊपर आके स्टोर होती हैं। ओके वेल। उसके बाद हेपेटोपेंक्रियाटिक सफिंटर की रिलैक्सेशन होती है और सारी सेक्रीशंस ड्यूडिनम के अंदर चली जाती हैं। बाइल साल्ट्स होते हैं, अगर हम केमिकल की बात करें, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट ऑफ द बाइल सेक्रीशन बाय द लीवर सेल्स। और अगर हम हार्मोनल की बात करें तो हार्मोनल में सेक्रीटन और सीसी के आता है। जो सीसी के होता है मोस्टली सेक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड इन द ड्यूडिनम, जब फैटी एसिड ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जब एसिड काइम प्रेजेंट होएगा। अब बेटा अगर आवाज़ कट रही है तो आप अपनी थोड़ी लोकेशन चेंज करके देख लें, हो सकता है कि आवाज़ ठीक हो जाए। सीसी के बारे में बात कर रहे थे कि दैट इज सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटी एसिड इन द ड्यूडिनम। ये जब एसिडिक काइम आएगा तो ये सीसी के को स्टिमुलेट करेगा, सीसी के गाल ब्लेडर की कंट्रैक्शन करवाएगा। इसके अलावा जैसे गाल ब्लेडर की कंट्रैक्शन होएगी उसके साथ सफिंटर ऑफ ओडाई की रिलैक्सेशन करवा देगा। और जो सिक्रीटन है ये मोस्टली सिक्रीटेड इन रिस्पॉन्स टू एसिड काइम और काजेज सिक्रीशन ऑफ बाइल रिच इन वाटर एंड बाइकार्ब्स। बाइकार्ब्स इसलिए सिक्रीट होंगे क्योंकि जो एसिड काइम आ रहा है वो क्या करेगा? बेटा अब आवाज़ आ रही है? बेटा बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सीसी के और सेक्रीटन होते हैं ये एसिड काइम की वजह से भी रिलीज हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही फैटी फूड आती है तो मेनली जो फैटी फूड है ये सीसी के को ट्रिगर कर रहा होता है, सीसी की स्टिमुलेशन कर रहा होता है। और जो सेक्रीटन है ये भी अगेन दोनों, चाहे एसिड काइम आ रहा है तो एसिड काइम के रिजल्ट में सेक्रीटन स्टिमुलेट होता है, ये सेक्रीशन दे रहा होता है। ओके बेटा, लेट मी कंफर्म अगेन।
बेटा अब आवाज़ आ रही है, अब कंफर्म कीजिएगा। ओके वेल, ओके। तो हम बात कर रहे थे सेक्रेटन और सीसीके के बारे में। तो जो सीसीके है बेटा, ये डेफिनेटली जब फैटी एसिड फूड जाएगा ड्यूडिनम के अंदर, तब ये सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। और सिक्रीटन एसिड काइम के रिजल्ट में सिक्रीट होता है। अगर आप बुक में लिखा हुआ है एसिड काइम दोनों ट्रिगर कर रहे होते हैं सिक्रीटन और सीसीके, तो भी ठीक है, क्योंकि सीसीके और जो सिक्रीटन होता है ये बेसिकली इंटेस्टाइन के साथ ग्लैंड्स पड़े होते हैं, वहाँ से ये सिक्रीट हो रहा होता है। ओके ओके, अब आवाज़ आ रही है? ओके वेल, तो इसके अलावा अजेंडस होता है। अजेंडस हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। ये मेनली कब अजेंडस होएगा, जब जो बिलीरुबिन है ये इसकी एलिमिनेशन नहीं होती। अब जो बिलीरुबिन है इसकी एलिमिनेशन दो तरह से हो रही होती है। एक एलिमिनेशन हो रही होती है यूरिन की फॉर्म में, और एक एलिमिनेशन हो रही होती है फीसेस से। बेटा कितने लोगों को आवाज़ सही आ रही है और कितने लोगों को आवाज़ कट कट के आ रही है? ओके बेटा, अब आवाज़ उम्मीद है आ जाएगी, आपको सही आएगी। तो अगर कुछ लोगों को आवाज़ सही आ रही है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क में कोई एरर नहीं है। आप अपनी थोड़ी लोकेशन चेंज करके देख सकते हैं, हो सकता है नेटवर्क का इशू आ रहा हो। राइट। तो हम बात कर रहे थे जॉन्डिस की।
तो जॉन्डिस बेसिकली होता है कि येल्विश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होती है, स्क्लेरा होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड बिलीरुबिन लेवल। अब बेटा आप आवाज़ आ रही है? लेट मी कंफर्म, आप आवाज़ आ रही है आपको? ओके वेल, तो हम बात कर रहे थे जॉन्डिस की। जॉन्डिस बेसिकली क्या होती है? अब लीवर के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जो इनसॉल्युबल बिलीरुबिन होती है, इसको फ्री या इंटरेक्ट बिलीरुबिन भी कहा जाता है, या अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहा जाता है। इसने लीवर की तरफ मूव करना होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम, और वहाँ पे इसने एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करना होता है। एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड करने के बाद ये जो बिलीरुबिन है, इसकी कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन कौन करवा रहा होता है? ग्लूक्रोनिक एसिड करवा रहा होता है। इसने क्या करना होता है, ग्लूक्रोनिक एसिड ने जो बिलीरुबिन होती है इसको डाइग्लूक्रोनिक एसिड या कंजुगेशन में कन्वर्ट करवा देता है, उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन कहा जाती है। ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन होती है ये वाटर सॉल्युबल बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अगेन आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बिलीरुबिन है ये बॉडी से इलिमिनेट कैसे होती है, या इसकी कंजुगेशन कैसे होती है। ये जो इनसॉल्युबल बिलीरुबिन होती है इसको फ्री इंटरेक्ट, फ्री भी कहा जाता है, इंटरेक्ट भी कहा जाता है, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहा जाता है। अब इसने लीवर की तरफ मूव करना होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। वहाँ पे ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड होती है। बाउंड होने के बाद इसकी कंजुगेशन हो जाती है। कंजुगेशन वेदा ग्लूकोनिक एसिड के साथ हो रही होती है। उसके बाद ये जैसे ही ये ग्लूकोनिक एसिड के साथ कंबाइन होती है तो उसको बिलीरुबिन डाइग्लूकोनिक एसिड भी कहा जाता है, या कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी कहा जाता है। अब ये जो डाई ग्लूकोनिक एसिड बिलीरुबिन होती है या कंजुगेटेड बिलीरुबिन होती है, ये वाटर सॉल्युबल में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ये वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है, देन ये लीवर को लीव करने के बाद बाइलरी ट्री और सिस्टिक डक्ट के अंदर इंटर होती है। इंटर होने के बाद उसके बाद ये जीआईटी की तरफ मूव करती है। जब जीआईटी की तरफ मूव करेगा तो कुछ ये ऑब्जर्व हो जाती है, जीआईटी के अंदर कुछ ऑब्जर्व हो जाती है, और रिमेनिंग जो होती है ये फीसेस की फॉर्म में, स्टिरकोबिलन की फॉर्म में फीसेस से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और फीसेस को कलर और ड्यूरेंस दे रही होती है। बाकी जो दूसरी होती है रिमेनिंग अमाउंट, वो जब किडनी की तरफ जाता है तो किडनी से यूरन की फॉर्म में, यूरोबिलिनोजन की फॉर्म में ये बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है, और यूरन को येलो कलर दे रही होती है। तो जो यूरोबिलिनोजन है ये यूरन से एलिमिनेट हो रही होती है, और जो स्टिरकोबिलिन है ये फीसेस की फॉर्म से बॉडी से एलिमिनेट हो रही होती है। अगर किसी वजह से लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ से ये एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती, या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या एलिमिनेशन नहीं होती, या लीवर के अंदर जहाँ पे इसकी कंजुगेशन होनी होती है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये लीड कर रहा होता है जॉन्डिस को। ओके, तो वी कैन आल्सो डिफाइंड एज द जॉन्डिस इज ए येलोइंग ऑफ skin, nail bed, या whites of the eye that is caused by build up the bilirubin in the body's tissue. ओके, तो जो जॉन्डिस होती है इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्किन है उसका येलो हो जाना, नेल बेड का येलो हो जाना, या वाइट ऑफ दी जो आई है उसका येलो हो जाना। होता क्यों है बेसिकली कि इनके अंदर जो बिलीरुबिन है वो बिल्टअप हो जाती है, और इस कंडीशन को 3 फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया जाता है depending on what has caused the bilirubin to accumulate, right? मेनली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस ले रहे होते हैं, जिसके अंदर ये यहाँ पे शो किया हुआ है आपको कि प्री हेपेटिक होती है, प्री हेपेटिक जॉन्डिस होती है, हेपेटिक जॉन्डिस होती है, और तीसरा जो होता है उसको पोस्ट हेपेटिक कहा जाता है। अच्छा, हेपेटिक को हेपेटोसेलुलर भी कहा जाता है। अच्छा ओके बेटा, पोर्टल फिशर्स का भी बता देता हूँ, पोर्टल फिशर्स का भी बता देता हूँ। ये जॉन्डिस करने के बाद हम पोर्टल फिशर्स का भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कि पोर्टल फिशर क्या होते हैं। राइट, तो हम बात कर रहे थे प्री हेपेटिक की, हेपेटोसेलुलर की, और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस किसे कहा जाता है। प्री हेपेटिक में ये होता है कि ड्यू टू एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन, लाइक हीमोलिटिक अनीमिया हो सकती है, जिसमें जो बिलीरुबिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है।
इसमें होता क्या है कि जो बिलीरुबिन का लेवल है वो डिस्टर्बेड हो जाता है प्रायर टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड लीवर। इसके एग्जांपल में आप हीमोलिटिक अनीमिया ले सकते हैं, सिकल सेल अनीमिया ले सकते हैं कि जो लीवर है उससे पहले पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टू लीवर के अंदर अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया जिसमें से जो आरबीसीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक हुई जा रहे हैं, जब वो ब्रेक होंगे तो वो जॉइंटिस को लीड कर रही होती हैं। बेटा अब आवाज़ बाकी लोगों को आ रही है तो आप अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देख लें, जगह चेंज करके देख लें, होप सो ठीक हो जाएगी। दूसरी बेटा हेपेटोसेलुलर होती जॉइंटिस होती है। हेपेटोसेलुलर को हेपेटिक भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो लीवर होता है जहाँ पे कंजुगेशन होनी होती है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें ये होता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ बिलीरुबिन इज काज्ड बाय डिजीज इन द लीवर, जिसके एग्जांपल लाइक लीवर सिरोसिस हो सकता है, गिलबर्ट सिंड्रोम हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमास हो सकते हैं। तो ये सारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें जो लीवर इटसेल्फ इन्वॉल्व होता है। ओके, तो जब लीवर इटसेल्फ इन्वॉल्व होएगा या कोई लीवर की डिजीज होएगी तो उसको हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस या हेपेटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन होती है जिसको पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें या पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस को इसका दूसरा नाम ऑब्स्ट्रक्टिव हेपेटिक जॉन्डिस भी है। अब इसमें क्या होता है कि लीवर तो ठीक काम कर रहा होता है लेकिन जो बाइल होता है या बिलीरुबिन होती है that is obstructed and prevented from drainage into the digestive system from the gall bladder के gall bladder में आई थी लेकिन जो जीआईटी है उस तक नहीं पहुंची। जो जीआईटी का ट्रैक है, ये जो बाइलरी ट्रैक है उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उसको कहा जाता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें क्या हो सकता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो सकती हैं, कोई ट्यूमर हो सकता है, या जो बाइलरी ट्रैक है या बाइलरी डक्ट्स हैं उनकी स्टीनोसिस हो सकती है। ओके, तो ये तीन काजेज होती हैं जो मेनली जॉन्डिस को लीड कर रही होती हैं। ओके, अब आवाज़ होप सो आ रही होगी आपको। बेटा आप बात कर रहे थे फिशर्स की, पोर्टल फिशर्स की हम बात कर रहे थे। आप लोगों ने पूछा कि पोर्टल फिशर्स के बारे में डिस्कस किया गया है बुक के अंदर। तो ये जो पोर्टल फिशर्स होते हैं ना बेसिकली ये प्रोजेक्शंस होती हैं। अब ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं बेसिकली ये मिडल हेपेटिक वेन, ये इंटरमीडिएट हेपेटिक वेन्स के जो राइट और लेफ्ट लोब्स होती हैं वहाँ पे पड़ी होती हैं। ये जो प्रोजेक्शंस जो कि राइट और लेफ्ट लोब्स के दरमियान एग्जिस्ट कर रही होती हैं उनको पोर्टल फिशर आ जाता है। अब ये मेनली ज्वाइन कर रही होती हैं इंफीरियर वेना केवा को भी ज्वाइन कर रही होती हैं, फोसा ऑफ दी जो गाल ब्लेडर होता है उसको भी ज्वाइन कर रही होती हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर ट्रांसवर्स फिशर्स पड़े होते हैं, डीप होते हैं, शॉर्ट और डीप फिशर्स होती हैं। इनका जो डायमीटर होता है अराउंड अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ट्रांसवर्सली बिटवीन बीनीथ और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर के नीचे पड़े होते हैं। पोस्टीरियर सरफेस के साथ ये अटैच हुए पड़े होते हैं। ये लास्ट भी हमने डिस्कस किया था कि पोर्टल फिशर क्या होते हैं। ओके, अच्छा पोर्टल फिशर के बारे में बुक में जो लिखा होगा उसमें ये माइट भी हो सकता है कि जब हम राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स की बात कर रहे थे ना, राइट और लेफ्ट हेपेटिक जो डक्ट्स की, तो जब वो ज्वाइन करती है तो हेपेटिक कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रही होती है। और ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बन रही होती है ये जस्ट आउटसाइड द पोर्टल फिशर बन रही होती है। ओके बेटा, चलें इसको हम अभी एंड इवेंट कर लेते हैं। आप ब्रेक ले लें, उसके बाद अगेन इसको रिकनेक्ट करते हैं। माइट भी आपको आवाज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप भी ब्रेक ले लें, ठीक है। मैं एंड कर देता हूँ इवेंट्स को, उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं। पोर्टल फिशर की बेटा समझ आ गई है?
कि जो कॉमन हेपेटिक डक्ट बन रही होती है ये आउटसाइड पोर्टल फिशर बन रही होती है, इसलिए आई थिंक बुक में पोर्टल फिशर का आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, ये पूछा होगा। ओके वेल, सी यू इंशाल्लाह 10:05 AM।